कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की नागरिक शासन की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इसका दूसरा अध्याय है और अध्याय का नाम है संघवाद। आज इसी अध्याय का भाग 2 हम करेंगे। भाग 1 में हम आपको संघवाद का अर्थ बता चुके हैं कि संघवाद का अर्थ क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होती है और राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं। दोनों सरकारों के बीच शक्तियां बटी होती हैं और दोनों के बीच शक्तियां जो बांटी हुई हैं उनका वर्णन संविधान में होता है। और शक्तियों को बंटवारे को लेकर दोनों के बीच यदि कोई झगड़ा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से हम संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ आपको बता चुके हैं, उसकी 5 विशेषताएं भी बता चुके हैं, जिनके आधार पर आप बता सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है या नहीं है, उनको हम संघात्मक शासन प्रणाली की 5 विशेषताओं के आधार पर परख चुके हैं। तो अध्याय के भाग 2 में हम इसी अध्याय का दूसरा आगे की बात शुरू करते हैं। क्वेश्चन या प्रश्न पैदा होता है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। बात ये आती है संघीय व्यवस्था चलती कैसे है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी होती हैं। इसलिए इस व्यवस्था के ठीक प्रकार से काम करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इस बारे में संविधान में कुछ स्पष्ट प्रावधान किए जाएं। सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच काम बटे होते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि जो बटे हुए काम हैं उन कामों का जो वर्णन है संविधान में स्पष्ट रूप से किया जाए। तो जरूरी हो जाता है कि इस बारे में संविधान में कुछ स्पष्ट प्रावधान किए जाएं। और वो प्रावधान क्या हो सकते हैं या क्या होने चाहिए। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा साफ साफ किया जाए, पहला तो ये जरूरी है। तो ये संविधान में लिख देना चाहिए ताकि दोनों के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। दूसरा प्रावधान ये जरूरी है कि अगर आप संघात्मक शासन प्रणाली को सफल बनाना चाहते हैं, शक्तियों के बंटवारे को लेकर यदि दोनों के बीच कोई झगड़ा होता है तो उसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये 2 प्रावधान जरूर होने चाहिए, लेकिन इतना करना ही काफी नहीं है। भारत में अगर संघीय शासन व्यवस्था सफल हुई है तो इसका कारण सिर्फ संविधान में किए प्रावधानों का होना ही है। केवल ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपने संविधान में उन सभी प्रावधानों को कर दिया है जो संघीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है तो संघीय शासन व्यवस्था सफल हो जाएगी। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को जाता है। यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को जाता है। सारा का सारा जो दारोमदार निर्भर करता है वो करता है राजनीति पर, और हमारे यहाँ जो राजनीति रही है वो लोकतांत्रिक। इसी लोकतांत्रिक राजनीति के कारण यहाँ संघवाद की भावना, विविधता का आदर करना और साथ साथ रहने की इच्छा का आदर्श स्थापित हुआ है। कुछ प्रमुख बातों पर गौर करना जरूरी है जिनसे पता चलता है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह सफल हो पाई है। कुछ ऐसी बातें जो हमने की हैं और ये बातें जो हैं हमारी संघीय व्यवस्था को सफल बनाने में कामयाब रही हैं। उसमें पहला आता है भाषाई राज्य। संघीय व्यवस्था की सफलता राज्यों पर निर्भर करती है, क्योंकि राज्य ही मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। अतः भारत के संघीय ढांचे में पहली बाधा राज्यों के पुनर्गठन की, अर्थात राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने की। राज्यों का पुनर्गठन क्या है? राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करना ही राज्यों का पुनर्गठन कहलाता है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उस समय राज्यों की सीमाएं ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं की गई थी। आगे के मानचित्र में आपको दिखाया जाएगा कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ
तो किस प्रकार का देश हमें मिला था, कैसी उसकी सीमाएं थी, ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं की गई थी। अंग्रेजों ने प्रांतों की सीमाएं अपनी सुविधा की दृष्टि से तय की हुई। ये 15 अगस्त 1947 से पहले का आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। ये जो आप भाग देख रहे हैं पीले वाला, इस पर अंग्रेजों का कब्जा था, और ये जो नीले वाला भाग देख रहे हैं यहाँ पर राजाओं की रियासतें होती थी। तो एक अलग प्रकार का, यह एक अजीब प्रकार का भारत का मानचित्र था। अतः स्वतंत्र भारत में प्रांतों की सीमाओं को फिर से तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार का नक्शा आपने अभी देखा है या जो देख रहे हैं, उसमें कहीं पता नहीं लग रहा है कि कौन सा राज्य कहाँ है, जिस प्रकार से वर्तमान में आप अपने राज्यों को देखते हैं। तो इसलिए स्वतंत्र भारत, जब देश स्वतंत्र हुआ तो राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करना बहुत जरूरी था। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भी यह कहा गया था कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। तो 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, तो उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि जब भी देश आजाद होगा तो जो राज्य बनेंगे वो भाषा के आधार पर बनेंगे। तब से लेकर सन 2017 तक अगर आप भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें तो आप पाएंगे कि अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए। पुराने राज्य समाप्त हुए हैं, कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम भी बदले गए हैं। ये 1947 का भारत का नक्शा है। अगर आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये राजपूताना जिसको आजकल राजस्थान कहते हैं, ये बम्बई प्रांत होता था, ये मैसूर था, ये मद्रास होता है, आजकल इसको तमिलनाडु कहते हैं। हैदराबाद एक अलग रियासत होती थी। ये यूनाइटेड प्रोविंस जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो ये उस टाइम का नक्शा है, और आज जो वर्तमान समय में आपको ये देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान में जो भारत का नक्शा है वो आप ये देख रहे हैं। तो प्रांतों की जो आज सीमाएं हैं वो वास्तव में हमने भाषा के आधार पर तय की। पंजाब जैसे आप देखते हैं, जहाँ पंजाबी बोली जाती है वहाँ पंजाब बनाया गया है, गुजराती बोली जाती है वहाँ गुजरात बनाया गया है, जहाँ पर मराठी बोली जाती है वहाँ महाराष्ट्र बनाया गया है, जहाँ पर तमिल बोली जाती है वहाँ तमिलनाडु बनाया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों की स्थापना भाषा के आधार पर की गई। 1953 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो ये तय करने के लिए कि राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा, एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने 1953 में की। इस आयोग का मुख्य काम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने पेश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की। तो आयोग ने पूरे भारत का जब मानचित्र देखा तो भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की बात कही। इसके बाद 1 नवंबर 1956 में केंद्र सरकार ने भाषा के आधार पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। उसके बाद जिस महत्वपूर्ण बात पर गौर करना जरूरी है वो है भारत की भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी बाधा भाषा को लेकर, क्योंकि अगर आप राज्यों की स्थापना करना चाहते हैं या राज्यों, क्योंकि राज्यों से मिलकर ही संघ बनता है, तो वहाँ जरूरी है कि वो छोटी छोटी बाधाएं जो संघात्मक शासन प्रणाली के मार्ग में आती हैं उनको दूर किया जाए। पहला था राज्यों की पुनर्गठन की बाधा और दूसरी थी भाषा। तो दूसरी बाधा भाषा को लेकर थी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसी कारण हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, लेकिन देश में सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। अंडरलाइन कीजिए कितने प्रतिशत लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं पाई चार्ट, इसमें भी दिखाया गया 41% है 2001 की जनगणना के अनुसार, लेकिन आपकी किताब में 40% लिखा हुआ है। बाकी 60% लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं।
इसलिए अन्य भाषाओं को भी संरक्षण दिया गया है। संविधान में हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। 21 अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी गई। तो याद रखना है कि कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के किसी सरकारी पद पर भर्ती होने के लिए परीक्षा देना चाहता है तो वह इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। इसके अलावा राज्यों की भी अपनी राज्य भाषाएं हैं और वे अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही करते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब यह निर्णय लिया गया था कि अगले 15 सालों तक, 15 साल कौन से, अर्थात 1965 तक केंद्र सरकार के सरकारी काम अंग्रेजी में किए जाएंगे। इसके बाद हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में लागू किया जाएगा। 1965 में लागू करने की बात की गई थी कि सरकारी भाषा हिंदी को बनाया जाएगा, सरकार के सारे काम हिंदी भाषा में किए जाएंगे। लेकिन 15 सालों के बाद अर्थात 1965 में जब हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में लागू करने का समय आया तो भारत के गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों ने, क्योंकि वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, इसका विरोध किया। इस विरोध को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग करने की अनुमति दी। हालांकि अभी भी राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी नीति को छोड़ दिया है, लेकिन बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोपे जहां लोग हिंदी न बोलकर कोई और भाषा बोलते। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है वह विवाद से बचने का एक तरीका है, क्योंकि जब तक देश के सभी राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हिंदी को सरकारी भाषा नहीं बनाया जा सकता है। पहले अध्याय में आप इसी पुस्तक के श्रीलंका का उदाहरण देख चुके हैं कि जब वहां पर सिंगली को राजभाषा या सरकारी भाषा बनाया गया तो किस प्रकार तमिल भाषी लोगों ने उसका विरोध किया। तो हमारे नेताओं ने इस मामले में काफी लचीला रुख अपनाया है। भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्या है जरा जान लेते हैं इसको भी। संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता यह होती है कि इसमें दो प्रकार की सरकारें होती। सारे देश का शासन केंद्र सरकार चलाती है, जबकि राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं। ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली की पहली विशेषता ही यह है कि इसमें दोहरी सरकारें होती। पूरा देश का शासन जो है वो केंद्र सरकार चलाती है और जो राज्यों के शासन है वहां पर राज्य सरकारें होती हैं। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तरों से ही शासन को अच्छी प्रकार से नहीं चलाया जा सकता है। वो दूसरे देशों में कामयाब हो सकता है लेकिन अगर जिस प्रकार से आप भारत को देखते हैं, जिस प्रकार यहाँ की विविधता को देखते हैं, तो सिर्फ केंद्र और राज्य स्तर से ही शासन को अच्छी प्रकार से नहीं चलाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि भारत के कई राज्य तो यूरोप के देशों से भी बड़े हैं। जितना बड़ा यूरोप का एक देश है उससे बड़े तो हमारे राज्य हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रूस से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश अकेले ही उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 26 करोड़ है वर्तमान समय। तो इस हिसाब से देखें तो हम रूस से भी बड़े। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। जर्मनी एक देश है जबकि महाराष्ट्र हमारे यहाँ पर एक राज्य है। इसके अलावा भारत के लगभग सभी राज्यों में भाषा, धर्म तथा जाति की अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। इसलिए भारत में सत्ता का बंटवारा 3 स्तरों पर किया है, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में जो शक्तियां हैं वो 2 स्तरों पर बांटी गई है। क्योंकि देश का आकार बहुत बड़ा है इसलिए हमारे यहाँ पर जो सत्ता का जो बंटवारा है, शक्तियों का जो बंटवारा है वो 3 स्तरों पर किया गया है। सत्ता के इस बंटवारे में तीसरा स्तर है स्थानीय सरकारें। आपने सुना होगा स्थानीय ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के बारे में, इनको स्थानीय सरकारें कहते हैं। यह स्तर राज्य सरकार से नीचे है।
जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखना है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये आप देख रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन लिखा हुआ जिसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो सभी को कुछ ना कुछ जो निचले स्तर पर है वो उनको दे दिया जाता है। ये सत्ता का केंद्रीकरण है। इसमें सारी की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास होती है, नीचे दूसरे लोगों के पास कोई शक्ति नहीं होती। विकेंद्रीकरण के पीछे क्यों शक्तियों का विकेंद्रीकरण, क्यों निचले स्तर तक शक्तियां देना जरूरी है? तो विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यही है कि हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को उस क्षेत्र के लोग ही बेहतर ढंग से सुलझा सकते हैं, क्योंकि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती। इस बात को हम मानते हैं कि आप ये कभी नहीं सोच सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री को भारत के हर गांव के नाम याद हो या ये पता हो कि ये गांव किस राज्य में या किस जिले में पड़ता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनकी जितनी समझ स्थानीय लोगों को होती है उतनी केंद्र और राज्य स्तर पर बैठे हुए लोगों को नहीं होती। इसलिए जरूरी हो जाता है कि उन समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी जो है वो उसी स्तर के लोगों को दे दी जाए। इसके अलावा हर क्षेत्र के लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का किस तरह से अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। ये तभी होता है जब स्थानीय स्तर पर भी सत्ता का विकेंद्रीकरण या शक्तियों का बंटवारा किया जाए। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। वास्तव में स्थानीय सरकारी स्वशासन का सबसे अच्छा तरीका है। स्वशासन का मतलब है अपने ऊपर अपना शासन। विकेंद्रीकरण की जरूरत को हमारे संविधान में भी स्वीकार किया गया था। इसलिए संविधान द्वारा सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो तब स्थानीय शासन के महत्व को स्वीकार, शक्तियों के विकेंद्रीकरण को स्वीकार किया गया था और गांव और शहरों में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना करने की बात कही गई थी। ये ग्राम पंचायत का एक दृश्य आप देख रहे हैं, लेकिन इन्हें राज्य सरकारों के नियंत्रण में रखा गया। ये सबसे बड़ी गलती की गई थी उस समय कि इनको राज्य सरकार के नियंत्रण में कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकारों ने इन स्थानीय सरकारों के न तो नियमित ढंग से चुनाव करवाए और न ही इन्हें कोई अधिकार दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि संविधान में जिस प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की बात कही गई थी वह पूरा नहीं हो पाया। इसलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। अंडरलाइन कीजिए, याद रखना है इस बात को। 1992 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के बारे में, जिसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण आपके समझ में आ गया होगा कि जब शक्तियों का बंटवारा निचले स्तर तक कर दिया जाता है उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। या जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। 1992 में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस साल संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पास किया गया। इन संवैधानिक संशोधनों के द्वारा स्थानीय सरकारों को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। इन संवैधानिक संशोधनों के द्वारा संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। कौन कौन से? अब स्थानीय सरकारों के चुनाव नियमित रूप से कराना जरूरी है, जो हर 5 साल के बाद होते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये जरूरी कर दिया गया है कि जब भी ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो उनके तुरंत चुनाव करवाए जाए। स्थानीय संस्थाओं के कुल स्थानों में से कुछ स्थान अनुसूचित जातियों
अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। उनके लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं ताकि सारे के सारे स्थानों पर सामान्य जाति के लोग ना बैठ सकें। स्थानीय संस्थाओं के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है स्थानीय सरकारों की कि उसमें कुल जितने स्थान होते हैं उसके 33% स्थान या 1/3 स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। चौथा जो प्रावधान किया गया है वह है स्थानीय संस्थाओं, पंचायत और नगर पालिका के समय पर चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया। जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव करवाने के लिए भारत में चुनाव आयोग है, इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने के लिए भी प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग स्थापित किया गया है। राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे अपनी आय का कुछ हिस्सा इन संस्थाओं को दें ताकि ये अपने कामों को ठीक प्रकार से कर सकें, क्योंकि इनके पास आय के संसाधन नहीं होते। तो राज्य सरकारों के लिए जरूरी किया गया है कि वो अपनी आय में से कुछ हिस्सा इन संस्थाओं को दे ताकि अपने कामों को ठीक प्रकार से कर सकें। सभी राज्यों में पंचायती राज का 3 स्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है और ये 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। तो 3 प्रकार का या 3 स्तरीय ढांचा पंचायती राज का स्थापित किया गया है। गांव में स्थानीय शासन की इस व्यवस्था को पंचायती राज से जाना जाता है, पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। इसके तहत प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में कुछ पंच और एक सरपंच होता है। आप देख रहे हैं, एक सरपंच होता है और कुछ पंच होते हैं। पंचों का चुनाव करने के लिए पूरे गांव को कुछ वार्डों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। इसी प्रकार सरपंच या कहीं पर उसको प्रधान भी कहते हैं का चुनाव गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं, जबकि सरपंच का चुनाव पूरे गांव के लोग करते हैं। ये पंच और सरपंच ही ग्राम पंचायत कहलाते हैं और यही ग्राम पंचायत गांव के लिए फैसले लेती है। लेकिन ग्राम पंचायत एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ग्राम पंचायत अकेले फैसले नहीं लेती है, बल्कि यह ग्राम सभा की देखरेख में अपना काम करती है। एक महत्वपूर्ण संस्था होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है वो भी जान लेते हैं। ग्राम सभा में गांव के वे सभी लोग शामिल होते हैं जिनको वोट देने का अधिकार होता है। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का बजट पास करती है तथा समय समय पर इसके काम काज की समीक्षा करती है। समय समय पर ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। तो ग्राम सभा क्या है? गांव के वे सभी लोग जिनको वोट देने का अधिकार है, जिनके वोट बने हुए हैं, उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। इसके लिए ग्राम सभा को साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। तो ये ग्राम सभा की बैठक का एक दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस प्रकार गांव में पंचायती राज का 3 स्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है, उसी प्रकार 74वें संवैधानिक संशोधन, क्योंकि 2 संवैधानिक संशोधन पास हुए थे। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है और 74वां संवैधानिक संशोधन शहरों की स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। तो उसी प्रकार 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरों में स्थानीय शासन की संस्थाएं स्थापित की गई हैं। जैसे शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं और जो बड़े शहर होते हैं उनमें नगर निगम होता है और नगर निगम के मुखिया को मेयर कहते हैं। याद अंडरलाइन करना है आपने कि जो नगर निगम का मुखिया होता है, जैसे ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, इसी प्रकार जो नगर निगम का मुखिया होता है उसको मेयर कहते हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की जो यह नई व्यवस्था की गई है वह दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। पूरे भारत में अगर हम देखें तो 36 लाख पंच, सरपंच, मेयर या फिर शहरी संस्थाओं के सदस्य चुनकर इन संस्थाओं में जाते हैं। यह संख्या अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है।
स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई। इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उनकी आवाज़ भी और मजबूत हुई है, क्योंकि महिलाओं को 33% स्थान इन संस्थाओं में दिए गए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां हैं, जैसे पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती है, जबकि ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण संस्था है। पूरी की पूरी ग्राम पंचायत ग्राम सभा पर ही निर्भर करती है, क्योंकि वही उसके लिए बजट पास करती है और वही उसके कामों पर निगरानी रखती है। साल में 1-2 बार जो ग्राम सभा की बैठक होती है वो भी बस खाना पूर्ति होती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को प्राप्त अधिकार नहीं दिए हैं। एक दूसरी कमी ये भी है कि इन संस्थाओं को अभी भी कई राज्यों ने उतने अधिकार नहीं दिए हैं जितने इनको ज़रूरत है, जितने स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए चाहिए। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से अभी काफ़ी दूर है। तो कई कमियां हैं अभी भी। स्थानीय संस्थाओं की हमने स्थापना कर दी है, लेकिन अभी भी इनमें कई परेशानियां हैं जिनको दूर किया जाना जरूरी है। तो जब वो दूर हो जाएंगी तो हम जो स्वशासन का जो आदर्श है वो हम स्थापित कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।